की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एससी एसटी एक्ट के जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी रिलेवेंट जो प्रोविजंस दे रखे हैं हमारे एपीयू के सिलेबस में, सेक्शन 1 से लेके 9 तक के जितने भी सेक्शंस हैं, उनके रिगार्डिंग जितने भी हमसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? इससे पहले हमने प्रोविशन के पॉक्सो जो पॉक्सो था उसके कंप्लीट कर चुके हैं और एससी एसटी एक्ट भी हमने पूरा कवर कराया है। आप वहाँ जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 इज। इसमें एक्ट नंबर पूछ रहा है कि एक्ट नंबर क्या है इसका? एससी एसटी जो हमारा एक्ट है इसका एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989, एक्ट नंबर 27 ऑफ 2018, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। सो आंसर इज एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989। ठीक है? ठीक है? तो देखो, अब हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं छोटा-सा। तो एक्ट नंबर क्या है इसका? 33 ऑफ 1989 है। ठीक है? अगर इसकी हम इनैक्टमेंट डेट देखते हैं तो वो कितनी है? 11 सितंबर 1989। और अगर इसकी एनफोर्समेंट डेट देखते हैं, जिस डेट को ये क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया था एंड ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हुआ था, तो वो है हमारी 30 जनवरी 1990। ठीक है? 30 जनवरी 1990 को ये क्या हुआ था? पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है? देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शंस 1 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, एक्सटेंड्स ओनली टू द शेड्यूल्ड एरिया एंड एक्सटेंड ओनली टू द एरिया नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है? इसमें ये बोल रखा है, जो हमारा सेक्शन फर्स्ट जो सेक्शन है, उसमें 3 चीजें दे रखी हैं। पहला बोल रखा है कि शॉर्ट टाइटल क्या होता है इस एक्ट का। सेकंड बात करता है एक्सटेंशन कहाँ एक्सटेंड होता है ये। एंड थर्ड बात करता है कमेंसमेंट डेट के बारे में। तो शॉर्ट टाइटल क्या है? द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट 1989। ठीक है? एक्सटेंड कहाँ होता है ये? तो यही क्वेश्चन बोल रखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया पे क्या होता है? ये एप्लीकेबल होता है। एंड कमेंसमेंट जो थर्ड पॉइंट है उसकी बात करते हैं, तो स्टेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जिस दिन अपने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली नोटिफाई कर देती है अपनी जो भी गैजेट होता है उसके अंदर, उस दिन क्या हो जाता है? ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो डेट कौन सी हमारी? 30 जनवरी 1990। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एससी एसटी प्रिवेंशन द एट्रोसिटी एक्ट 1989 केम इनटू फोर्स। देखो वही आ गई। तो 11 सितंबर 1989 को तो ये एनफोर्स्ड हुआ, इनेक्टेड हुआ था। 17 अक्टूबर 2018, 30th जनवरी 2019 टू 1990, 30th जनवरी 1990, 26 जनवरी 1996। तो हमारी एनफोर्समेंट डेट कौन सी है? 30 जनवरी 1990 को ये क्या हुआ था? अप्लाई हुआ था इंडिया के ऊपर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 2A एट्रोसिटी मीन्स। देखो, सेक्शन सेकंड जो है, जनरली सारे एक्ट्स का सेक्शन जो है, सेकंड जो है वो क्या बात करता है? डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो इसमें भी कुछ डेफिनेशंस दी हैं सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें सबसेक्शन 1 और आएगा। ठीक है? तो उसमें हमारे काफी सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो उसमें से एक एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है यहाँ। तो एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ एससी एसटी, एनी मेंबर ऑफ द। तो देखो, ऑप्शन क्या बोल रखे हैं? फर्स्ट बोल रखा है एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एससी एसटी। ठीक है? एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3, एन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड, एनी ऑफेंस कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है? तो एट्रोसिटी में क्या होता है हमारे? एट्रोसिटी की जो डेफिनेशन दे रखी है 21A के अंदर, वो बोल रखी है एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, हमारी एक लिस्ट दे रखी है ए से लेके जेड सी तक के जो प्रोविजंस दे रखे हैं, उनमें जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो हमारे एट्रोसिटी कहलाते हैं, जो सेक्शन 3 के अंदर है। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 2B कोड मीन्स। अब देखो यहाँ पे कोड की डेफिनेशन दे रखी है कि सब जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 है, उसके जो बी है, क्लॉज बी, उसके अंदर कोड का मतलब क्या है? तो ऑप्शन क्या बोल रखे हैं? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है? कोड का मतलब क्या हो जाएगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सीआरपीसी जो है हमारा। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 2C द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल हैव द मीनिंग असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली। अब देखो, जो हमारा सेक्शन 2C जो 21C जो दे रखा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अब इसमें बोल रखा है कि इसकी मीनिंग हम कहाँ से लेते हैं? क्योंकि उसमें डायरेक्ट डेफिनेशन तो दे नहीं रखी एक्ट के अंदर, लेकिन उसमें बता रखा है कि यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो वो कौन से सेक्शन दे रखे हैं? ऑप्शन क्या बोल रखा है? क्लॉजेस 24 एंड 25 होता आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 341 एंड 342 ओनली, आर्टिकल 338 एंड 338A एंड आर्टिकल 14 एंड 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लॉज 24 एंड 25 होता आर्टिकल 366 होता कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारा आर्टिकल जो 366 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें सारी डेफिनेशन दे रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसमें से जो 24 क्लॉज है वो बात करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में, 25 में शेड्यूल ट्राइब से रखा है। और अगर हमारे एस सी एस टी के अंदर पूछता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहाँ डिफाइन कर रखा है, तो सेक्शन 21 टू सबसेक्शन 1 के सी में दे रखा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अंडर द सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, तो कौन सी करेक्टली मैच्ड हो रही है? एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है? ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। कोड मीन्स क्या दे रखा है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। स्पेशल कोड मीन्स कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पुलिस ऑफिसर।
तो हमारा जो ए ऑप्शन है एट्रोसिटी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ये हमारा करेक्ट है। क्योंकि देखो कोड का मतलब क्या दे रखा है हमारे 2B के अंदर दे रखा है कितना दे रखा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मतलब सीआरपीसी से मतलब हमारा सीपीसी का नहीं होगा। और स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट दे रखा है इसमें बल्कि वहाँ पे हम सेशन जज जो होते हैं सेशन जो कोर्ट होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन जो होते हैं उनकी बात की जाती है स्पेशल कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो होते हैं। ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर की तो उसमें बात ही नहीं की गई है। सेक्शन 15 में क्या बोल रखा है सेक्शन 15 में बोल रखा है सिंपल सा कि जो भी हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होते हैं जिनको कुछ 7 ईयर का एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 8 क्या बोल रखा है अंडर द सेक्शन 2F द वर्ड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन दिस स्पेसिफाइड एनैक्टमेंट शैल ऑर्डिनरी हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है हमारा इंडियन पिनल कोड बोल रखा है एविडेंस एक्ट हो जाएगा सीआरपीसी हो जाएगा सेकंड में बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली एंड थर्ड बोल रखा है सीपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ बोलता है एविडेंस एक्ट ओनली। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि 2F के अंदर बोल रखा है कि जो भी वर्ड इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उनका मीनिंग हम कहाँ से लेते हैं। ठीक है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन जो 2F है वो इसके बारे में बात करता है कौन कौन से प्रोविजन है जहां से हम इसका मीनिंग लेंगे आईपीसी एविडेंस और जो हमारा सीआरपीसी होता है वहां से इसका मीनिंग लेंगे अगर कोई वर्ड यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है तो। ठीक है। 9 क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3A। अब इनमें से कौन सी कंडीशंस है जो हमारे सेक्शन 3(1) के अंदर फॉल नहीं करती है। ठीक है। बी accused must not be the member of the CST, the victim must be the member of SCST, and the act must fall within the offense specified in section 3(1). The accused must necessarily be a public servant। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे सेक्शन 3 के अंदर फॉल नहीं करती है कि वो क्या नहीं करती है सपोर्ट नहीं करती सेक्शन 3 के ऑफेंस को। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अक्यूज्ड मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ द एससी/एसटी। बिल्कुल सही बात है। उसमें ऊपर ही सेक्शन 3 के अंदर जो पहला जो लाइन दे रखी है उसमें क्लियर बोल रखा है कि हुएवर नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। जो कोई भी अक्यूज पर्सन होगा ना वो मेंबर नहीं होगा एससी/एसटी का तो ये सही है हमारा। सेकंड बोल रखा है द विक्टिम मस्ट बी द मेंबर ऑफ द एसटी। बिल्कुल सही बात है कि जिसके साथ में ये ऑफेंस हो रहे हैं एससी/एसटी के वो मेंबर होना चाहिए एससी/एसटी का। ठीक है। थर्ड बोल रखा है एक्ट मस्ट फॉल विद इन दी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3(1)। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है जो भी एक्ट है ना ये कौन से ऑफेंसेस से डील करता है जो स्पेसिफाई किए गए हैं 3 के अंदर सेक्शन 3 के अंदर जो स्पेसिफाई किए हैं उन्हीं ऑफेंसेस से डील करता है। बिल्कुल सही बात है। एक्ट द अक्यूज्ड मस्ट नेसेसरली बी द पब्लिक सर्वेंट। अब ये मस्ट जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि अक्यूज जो है वो ऑलवेज हमेशा ही वो क्या हो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही कमिट किया है। कोई भी आम नॉर्मल कोई भी पर्सन हो सकता है जरूरी नहीं है पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक सर्वेंट के अंदर के साथ पब्लिक सर्वेंट भी ऐसा कर सकता है इसके सबसेक्शन सेकंड के जो भी 7th क्लॉज है उसके अंदर बोल रखा है कि पब्लिक सर्वेंट अगर ऑफेंस करता है तो वो लायबल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है नेसेसरी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट ही वो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 10 के अंदर बोल रखा है देखो क्वेश्चन 10 क्या बोल रखा है कि अ पर्सन नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ द एससी/एसटी फोर्सेस अ मेंबर टू ऑफ द एससी/एसटी टू ड्रिंक ईट एन इनएडिबल और एबनॉक्सियस सब्सटेंस सच एक्ट इज पनिशेबल अंडर। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी अक्यूज पर्सन है वो मेंबर नहीं है एससी/एसटी का लेकिन जो मेंबर है ना एससी/एसटी को उसको क्या करता है वो फोर्सिबली ईट करता है ड्रिंक कराता है कोई भी ऐसे इनएडिबल या एबनॉक्सियस जो सब्सटेंस होते हैं उनको करवाता है। तो यहाँ पे किस इसके अंदर पनिशमेंट होगी कहाँ किसके लिए किस सेक्शन के अंदर वो लेवल होगा। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन सेकंड क्लॉज 1। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। उसके पहले पॉइंट में ही बोल रखा है क्लियरली ए जो ऑप्शन है उसमें क्लियर बोल रखा है कि अगर कोई भी मेंबर फोर्सिबली किसी को ईट कराता है ड्रिंक कराता है एनेडेबल ऑप्सिया जो भी हमारे एब्नॉक्सियस जो सब्सटेंस हैं ठीक है इस तरीके के सब्सटेंस को क्या करवाता है जो कि डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए जो कि एक तरीके से क्या है उसकी डिग्निटी को हार्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा 3 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंदर पनिशेबल होगा। देखो क्वेश्चन 11 क्या बोल रखा है अंडर सेक्शन 3(1) wrongfully occupying or cultivating land belonging to possessed by allotted to or notified for the allotment to a member of the SC/ST is an offense not an offense unless the land is government land only a civil wrong an offense only when the committed by the public servant। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि SC/ST मेंबर की है उसको अगर रॉन्गफुली ऑक्यूपाई करता है कल्टीवेट करते हैं जो कि SC/ST के मेंबर के बिलोंग करती है या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा उनको अलॉट या नोटिफाइड की गई है। ठीक है। तो क्या ये हमारा सेक्शन 3 के अंदर एट्रोसिटी के अंदर ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये क्या माना जाएगा ऑफेंस माना जाएगा। इसका क्लॉज कौन सा है हमारा एफ के अंदर बोल रखा है कि अगर कोई भी किसी भी मेंबर है SC/ST का उसकी प्रॉपर्टी जो उसको अलॉट हुई है और जो उससे बिलोंग करती है पजेस कर रखा है उसको रॉन्गफुली उस हाथ से ऑक्यूपाई कर लेते हैं कल्टीवेट कर लेते हैं लैंड वगैरह को। तो ये हमारा सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के जो एफ क्लॉज जो दे रखा है उसके अंदर ये ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा एज अ एट्रोसिटी का। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 12 में बोल रखा है फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शंस 3(1)(f एंड g द एक्सप्रेशंस wrongfully इंक्लूड। अब देखो जो एफ और जी के अंदर हम wrongfully जो वर्ड देखते हैं उसका मतलब क्या दे रखा है तो उसमें एक्सप्लेनेशन स्पष्ट दे रखी है जी के अंदर
कि जो हमारा रॉन्गफुल है ना उसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन क्या बोल रखे हैं? फर्स्ट है अगेंस्ट द पर्सन्स विल विदाउट द पर्सन कंसेंट, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ द डेथ और हर्ट एंड फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द सच लैंड और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। देखो एफ के अंदर तो हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है? कि एफ में क्या बोल रखा है, कोई भी क्या करता है रॉन्गफुली ऑक्यूपाई करता है, कल्टीवेट करते हैं किसी लैंड को जो कि हमारी एससी-एसटी के मेंबर से बिलॉन्ग करती है। और जी के अंदर क्या बोल रखा है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें उसका राइट है, ठीक है? वो उसको राइटफुली एन्जॉय कर रहा है, उसमें हम क्या कर देते हैं उसको वहाँ से उसको डिस्पोजेस वगैरह कर देते हैं, उसके एन्जॉयमेंट से उसको डिप्राइव कर देते हैं, तो वो ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट 13 में क्या बोल रखा है, विच आर द फॉलोइंग एक्ट इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 3(1)। ठीक है, इनमें से कौन से जो ऑफेंसेस हैं जो हमारे सेक्शन 3 के अंदर ऑफेंस कंसीडर किए जाते हैं? मेकिंग एन एससी एसटी मेंबर टू बेगर और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, कंपेलिंग एन एससी एसटी मेंबर टू कैरी ह्यूमन और द एनिमल कार्केसेस, मेकिंग एन एससी एसटी मेंबर टू मैनुअल स्कैवेंजर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो हमारे दे रखे हैं ये सारे हमारे सेक्शन 3 के अंदर ऑफेंस कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 3(1)(l विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अब देखो एल जो क्लॉज दे रखा है ना उसमें इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ ऑफेंसेस दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा है जो हमारा इलेक्शन के रिगार्डिंग ऑफेंस माना जाता है? प्रिवेंटिंग एन एससी एसटी मेंबर फ्रॉम द वोटिंग और फोर्सिंग हिम टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, प्रिवेंटिंग एन एससी एसटी मेंबर फ्रॉम द फाइलिंग अ नॉमिनेशन, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रपोजिंग और सेकेंडिंग द नॉमिनेशन ऑफ एन एससी एसटी कैंडिडेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल के अंदर ये सारे ही क्लॉजेस दे रखे हैं, हमारे पॉइंट्स में दे रखे हैं कि अगर ऐसा कोई किया जाता है तो वो क्या माना जाएगा हमारा ऑफेंस माना जाएगा अंडर द सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है। 15 में क्या बोल रखा है, अ पर्सन इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट्स अ पर्सन ऑफ द एससी एसटी विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट सच पर्सन सच humiliated such member in any place within public view, the relevant provision is। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है इंटेंशनली किसी एससी एसटी मेंबर को क्या करता है इंसल्ट करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं उसको इस इंटेंशन से कि उसको ह्यूमिलेटेड करना है पब्लिक के अंदर, उसको उसकी इंसल्ट करनी है उसकी। ठीक है, तो क्या ये कौन से क्लॉजेस के अंदर हमारा ऑफेंस माना गया है? तो सेक्शन 3(1)(p), सेक्शन 3(1)(q), सेक्शन 3(1)(r) एंड सेक्शन 3(1)(s। तो ये हमारा ऑफेंस है सेक्शन 3(1)(r) के अंदर। ठीक है, तो देखो इससे जो हमारा पहला पी दे रखा है इसमें क्या बोल रखे हैं कि हम क्या करते हैं जो फैब्रिकेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, फॉल्स एविडेंसेस वगैरह देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो जो हमारा एस सी का जो मेंबर है उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग हो जाए, फॉल्स इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, ठीक है, उसको फॉल्स इंस्टीट्यूट करवाते हैं, मतलब केसेस वगैरह उसमें फॉल्स तरीके से लगवाते हैं। ठीक है, और क्यों के अंदर क्या बोल रखा है कि हम किसी को जो पब्लिक सर्वेंट है ना उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है ना उसकी वजह से जो एस सी का मेंबर है वो सफर करे, उसको इंजरी हो, उसको एनोइंग हो, तो इसीलिए क्यू के अंदर दे रखा है। और आर के अंदर क्या बोल रखा है, सॉरी आर के अंदर तो ये दे रखा है, ठीक है। एंड एस के अंदर क्या बोल रखा है कि हम क्या करते हैं उसको कास्ट के नाम से उससे अब्यूज करते हैं, जो भी एस सी का मेंबर होता है उसके कास्ट से हम उसको अब्यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 16 में क्या बोल रखा है, अब्यूज ऑफ द मेंबर ऑफ द एस सी बाय कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन द पब्लिक व्यू इज कवर्ड अंडर। ये हमने अभी देखा था सेक्शन जो भी है 3(1)(s) के अंदर दे रखा है कि हम उसको उसकी कास्ट के नेम से क्या करते हैं अब्यूज करते हैं पब्लिक के अंदर, तो ये भी हमारा एट्रोसिटी का ऑफेंस माना जाता है एस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 3(1)(w) इंटेंशनली टचिंग अ वुमन बिलोंगिंग टू द एस सी इज एन ऑफेंस। अब देखो किसी वुमन को अगर जो एस सी के मेंबर है उसको अगर इंटेंशनली टच किया जाता है तो क्या ये ऑफेंस कंसिडर किया जाता है? ठीक है। द ऑफेंडर नोज दैट शी बिलोंग टू द एस सी एंड टचिंग इज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड इट इज विदाउट हर कंसेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो हमारा क्लॉज डब्ल्यू है ना इसमें क्लियरली बोल रखा है कि अगर किसी वुमेन को क्या करते हैं विद द सेक्सुअल इंटेंट के साथ में क्या करते हैं उसको टच करते हैं, ठीक है, और विदाउट हर कंसेंट करते हैं और ये जानते हुए इसकी नॉलेज होते हुए कि अगर वो क्या है एस सी की मेंबर है फिर भी अगर उसके साथ में ऐसे किया जाता है तो वो हमारा ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये जितने भी ग्राउंड्स हैं ये उसके अंदर फॉल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 18 में क्या बोल रखा है, अंडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 2(3)(1)(w विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेंट इज करेक्ट। अब देखो जो हमारा सेक्शन जो ये हमारा डब्ल्यू जो क्लॉज दे रखा है उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसमें कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है एक तरीके से कंसेंट किस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एब्सेंस ऑफ द फिजिकल रेसिस्टेंस अलोन alone amounts to consent. Sexual history of the woman may by itself imply consent. Consent means unequivocal voluntary agreement communicated by the words, gesture or the non-verbal communication. फोर क्या बोल रखा है, कंसेंट कैन ऑलवेज बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना डब्ल्यू के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसमें क्लियर बोल रखी है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा। कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट कम्युनिकेटेड बाय द वर्ड गेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और यही जो एक्सप्लेनेशन है कंसेंट के रिगार्डिंग हमारे जो सेक्शन 63 रेप का जो है उसमें भी यही सेम एक्सप्लेनेशन दे रखी है।
19 में क्या बोल रखा है? द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 3(1) इज। अब पनिशमेंट कितनी है? देखो, देखो जो सेक्शन 3 है हमारा वो एट्रोसिटी के ऑफेंसेस से डील करता है। इसमें 2 सबसेक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट सबसेक्शन के अंदर ए से लेके जेड सी तक के प्रोविजंस दे रखे हैं जिनमें बता रखा है कि एट्रोसिटी के ऑफेंसेस किस-किस तरीके से हो सकते हैं। अब उसकी पनिशमेंट कितनी दे रखी है? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 ईयर एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन द 6th मंथ बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड विद फाइन, imprisonment not less than 1 year but which may extend to the 7 year and imprisonment for the life and fine। तो पनिशमेंट कितनी है इसमें? इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 6th मंथ बट व्हिच में एक्सटेंड टू द 5 ईयर एंड विद फाइन। ठीक है। नेक्स्ट 20 में क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 3(1)(3) देखो 20 क्वेश्चन 20 क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2(1) अ पर्सन हु गिव और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंसेस इंटेंडिंग टू कॉज एन SC/ST मेंबर टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ कैपिटल ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद। देखो सबसेक्शन सेकंड में भी कुछ पनिशमेंट्स डिफाइन की हुई हैं कि किस तरीके से और पनिशमेंट हो सकती है इसके अंदर। जैसे कि इसमें पहले भी बोल रखा है कि अगर कोई फॉल्स या फैब्रिकेट एविडेंसेस देता है इस इंटेंशन के साथ में कि जो मेंबर है SC/ST का उसको किसी क्या हो जाए, कैपिटल पनिशमेंट हो जाए। जो भी ऑफेंस उसको निकल जो भी ऑफेंस के जिस भी ऑफेंस के रिगार्डिंग वो फॉल्स एविडेंसेस दे रखा है, उसकी पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट है और उसको कैपिटल पनिशमेंट के लिए वो क्या हो जाए, कन्विक्टेड हो जाए। ठीक है? तो इसमें पनिशमेंट कितनी दे रखी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट अप टू द 7 ईयर, इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 6 मंथ, डेथ सेंटेंस इन एवरी केसेस। तो जो भी पर्सन क्या इंटेंशनली ऐसे एविडेंसेस फैब्रिकेट एविडेंसेस देता है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द SC/ST, ठीक है? तो उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी उस पर्सन को? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन की पनिशमेंट हो जाएगी। ठीक है? अब यही इसी में एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि अगर वो इनोसेंट पर्सन के रिगार्डिंग दे रहा है। एक तो है कि किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के रिगार्डिंग दे रहे हो आप, जैसे उसने कोई छोटा-मोटा अपराध किया है उसके रिगार्डिंग दे रहे हो। एक बिल्कुल एक इनोसेंट पर्सन है, उसके रिगार्डिंग अगर आप क्या देते हो, कोई फैब्रिकेट या फॉल्स एविडेंसेस देते हो जिससे कि उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है। तो वहाँ पनिशमेंट कितनी होती है हमारी? डेथ पनिशमेंट होती है ऑफेंडर की, जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी। देखो 21 में क्या बोल रखा है नेक्स्ट, इफ एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉल्स इन द फैब्रिकेट एविडेंसेस अंडर सेक्शंस 3(2)(1) an innocent member of the SC/ST is convicted and executed, the person giving or fabricating such evidence shall be punished with imprisonment for life, imprisonment of 7 year, death or imprisonment for life। तो इसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। अगर किसी इनोसेंट जो पर्सन है SC/ST का उसके अगेंस्ट में अगर कोई फैब्रिकेट या फॉल्स एविडेंसेस दिए जा रहे हैं और जिसकी वजह से उसको क्या हो सकती है? कैपिटल पनिशमेंट हो चुकी है। तो जिस पर्सन ने उसको फैब्रिकेट या फॉल्स एविडेंसेस दिए उसको पनिशमेंट कितनी होगी? डेथ पेनल्टी के लिए वो लायबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 4 अ पब्लिक सर्वेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द SC/ST एंड विलफुली नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी रिक्वायरिंग अंडर द एक्ट एंड द रूल इज पनिशेबल विद। अब देखो 4 में क्या बोल रखा है कि पब्लिक सर्वेंट जहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट होता है अगर वो अपनी जो ड्यूटीज दे रखी है उसकी, तो उनको अगर क्या कर देता है वो नेग्लेक्ट कर देता है, उनको परफॉर्म नहीं करता है, तो इसमें उसके लिए लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू द 6th मंथ, इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 6th मंथ बट व्हिच मे एक्सटेंड टू द 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू द 5 ईयर एंड फाइन ओनली। तो उसकी सबसेक्शन 1 के अंदर जो दे रखी है 4 के अंदर पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 6th मंथ बट व्हिच मे एक्सटेंड टू द 1 ईयर। ठीक है? सेकंड क्या 23 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन 23 क्या बात करता है? अंडर द सेक्शन 5 अ पर्सन हू हैविंग ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 2 इज कन्विक्टेड ऑफ द सेकंड और द सब्सिक्वेंट ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो पर्सन पहले ऑलरेडी कन्विक्टेड रह चुका है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो भी चैप्टर है सेकंड ऑफ SC/ST का, उसके ऑलरेडी वो कन्विक्टेड रह चुका है उसके अंदर। अब वो दोबारा अगर सेकंड और सब्सिक्वेंटली ऐसे कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट की लायबिलिटी कितनी होगी? तो इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 6 मंथ, इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू द punishment provided for that offense, imprisonment for life in every cases, and imprisonment up to the 5 year only। तो वो लायबिलिटी कितनी होगी उसकी? इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है? मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी उसकी? 1 साल की होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? जो भी ऑफेंस उसने सब्सिक्वेंटली कमिट किया है उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है? 24 क्वेश्चन क्या बोल रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SC/ST सॉरी कंसी क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 7 और 8। ठीक है? 7 और 8 में के जो भी प्रोविजन दे रखे हैं, देखो 7 में क्या बोल रखा है? फॉरफीचर करते हैं प्रॉपर्टी को, और 8 में क्या दे रखे हैं? प्रेजम्पशन दे रखे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर सेक्शन 7 द स्पेशल कोर्ट मे डिक्लेयर प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस टू बी द फॉरफीट टू द गवर्नमेंट आफ्टर द कन्विक्शन। ठीक है? अंडर सेक्शन 8 where the accused rendered financial assistance in the relation to an offense, special court shall presume unless the contrary is proved that such persons has abated the offense। 16 में क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 8 इफ द अक्यूज्ड हैज पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अवेयरनेस ऑफ द कास्ट ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है हमें। ए ओनली, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी सी वो तीनों सही है क्या इसमें?
ठीक है? तो देखो सेक्शन 7 के अंदर हमारा क्या बोल रखा है, इसमें दस 2 सबसेक्शन बता रखे हैं। एक बोल पहला क्या बोलता है कि अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है, तो जो भी उसको पनिशमेंट दी जा रही है ना, उसके एडिशनल में अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर दे सकते हैं राइटिंग में कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, जो उसने कमीशन में यूज़ की उस प्रॉपर्टी को, उसको क्या कर सकते हैं, फॉरफिच कर सकते हैं हम। ठीक है? और उसी के अंदर सेकंड जो सबसेक्शन दे रखा है, उसमें अक्यूज़्ड पर्सन की दे रखी है कि जब उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी ट्रायल चल रही है, उस दौरान उसकी प्रॉपर्टी को सिर्फ अटैच किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस ट्रायल कंडक्ट खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, कंक्लूजन हो जाता है ट्रायल का और कंक्लूजन क्या निकला, उसको कन्विक्शन निकला है, तब उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिच किया जाता है। ठीक है? 8 में क्या बोल रखा है, सेक्शन 8 में हमारे 3 तरीके की प्रिजम्पशन दे रखी है। उसमें बोल रखा है कि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट रेंडर करता है किसी को, तो वो क्या माना जाता है, ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो अबैट कर रहा है। कोई भी अगर किसी को पर्सन को जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा ना कि वो क्या कर रहा है, उसको अबैट कर रहा है वो पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए। और दूसरा क्या बोल रखा है उसमें कि अगर कोई ग्रुप के द्वारा किया जाता है, तो ये माना जाता है कि जो भी एक्ट उनके द्वारा किया जा रहा है वो इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन में किया जा रहा है। ठीक है? और एक सेक्शन 3 में क्या बोल रखा है उसकी में कि अगर जो भी अक्यूज़्ड पर्सन है, उसको अगर उसकी पर्सनल नॉलेज है, उसको मालूम है कि ये जो बंदा है, ये एससी-एसटी का है, इसकी नॉलेज तो कोर्ट शैल प्रिज़्यूम करेगा कि वो उसकी आइडेंटिटी जो है ट्राइबल आइडेंटिटी है उसके बारे में, उसको उसकी नॉलेज है कि उसकी कास्ट क्या है, आइडेंटिटी क्या है। तो इसका वो एक्सेप्शन नहीं ले सकता कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो हमारे यहाँ तीनों क्या हो जाएँगे, तीनों ही इसके अंदर करेक्ट हो जाएँगे। ठीक है? 5 में क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 9 द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट कन्फर ऑन एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड इंक्लूडिंग। देखो अब 9 में क्या बोल रखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कोई ऑफिसर्स होते हैं उन पे कन्फर करती है पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स को। तो वो पावर्स कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो कन्फर की जाती है किसी भी ऑफिसर के ऊपर। तो पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ द प्रोसिक्यूशन बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट ऑल ऑफ द अबव। तो 9 के अंदर क्लियर दे रखा है कि अगर जो अरेस्ट की पावर होती है पुलिस ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रोसिक्यूशन जो करता है, वो सारी पावर क्या की जाती है कि दूसरे ऑफिसर को कन्फर कर सकते हैं। कौन? स्टेट गवर्नमेंट कन्फर कर सकते हैं। तो देखो, इसमें क्वेश्चन्स क्या बन सकते हैं कि कन्फर कौन करता है पावर? स्टेट गवर्नमेंट करता है। किसके लिए करते हैं? किसी भी ऑफिसर के लिए कर सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का है। किसकी पावर को करते हैं? पुलिस ऑफिसर की पावर को करते हैं। ठीक है? और कौन-कौन सी पावर होती है? अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन की होती है। सेक्शन कौन-सा है? हमारा 9 है। तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन ईज़िली बन सकते हैं। ठीक है? 26 में क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 7 आफ्टर कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 2 द स्पेशल कोर्ट मे डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बोथ बिलोंगिंग टू द सच पर्सन एंड यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल बी अटैच्ड परमानेंटली फॉरफिट टू द गवर्नमेंट, ट्रांसफर टू द विक्टिम, सोल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है? तो उसको क्या कर लिया जाएगा, अगर कन्विक्टेड पर्सन है सबसेक्शन 1 के अंदर तो उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। 27 में क्या बोल रखा है, अंडर द सेक्शन 7(2) ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस अंडर द चैप्टर 2 द स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ। ठीक है? तो सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोल रखा है, जब ट्रायल चल रही है सेक्शन चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर जब ट्रायल चल रही है किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो स्पेशल कोर्ट क्या देगा, ऑर्डर देगा अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी को। अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल और एनी ऑफ द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, ऑल और एनी ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगी, और या बोथ हो सकती हैं जो अक्यूज पर्सन से बिलोंग करती हैं। ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है कि सबसेक्शन सेकंड के अंदर बोल रखा है जब ट्रायल चल रही है उसका एंड कन्विक्शन में हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी जिसको फॉर अटैच किया गया था, जब उसको फॉरफिच्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो कितना कर सकते हैं हम उसको। ठीक है? कितना उस प्रॉपर्टी को हम अटैच कर सकते हैं, फॉरफिच कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या बोल रखा है, टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एनी फाइन इम्पोज अंडर चैप्टर सेकंड, मतलब जितना फाइन इम्पोज किया गया ना, उसके रियलाइजेशन के लिए जितना एक्सटेंड तक रिक्वायरमेंट होगी उतना ही उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, फॉरफिच किया जाएगा। 29 क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 8A where it is proved that the accused rendered financial assistance to a person accused of or reasonably suspected of committing an offence under chapter 2, the special court shall presume that such person committed the offence, abetted the offence, conspired to commit the offence, had common intention। ठीक है? तो जब वो क्या कर रहा है, रेंडर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो ये क्या माना जाता है कि वो क्या कर रहा है, अबैट कर रहा है उस ऑफेंस को। ठीक है? ठीक है? देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है हमारा, नेक्स्ट 13 में क्या बोल रखा है, द प्रेजम्पशन अंडर सेक्शन 10A ऑपरेट्स एब्सोल्युटली अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड ओनली व्हेन टू विटनेसेस टेस्टिफाई ओनली आफ्टर कन्विक्शन। अब देखो इसमें बोल रखा है कि जो हमारे सेल्फ प्रेजम्पशन है ना, उसको हम एब्सोल्यूट मानेंगे, या उसके अगेंस्ट में अगर कोई एविडेंसेस आ जाते हैं उसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो हमारी प्रेजम्पशन नहीं मानी जाएगी। ओनली जब दो विटनेस को टेस्टिफाई कर देंगे, ओनली आफ्टर कन्विक्शन तक ही हम उसको क्या मान रहे हैं, सेल्फ प्रेज्यूम कर रहे हैं। ठीक है? तो उसमें क्या बोल रखा है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, कोर्ट शेल प्रिज्यूम करके चलता है कि जो भी पर्सन फाइनेंशियल असिस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है, जब तक कि उसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ एविडेंसेस नहीं मिल जाते, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? 31 में क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 8B व्हेन अ ग्रुप ऑफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 2 एज अ सीक्वल ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लैंड एंड और एनी अदर मैटर, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विद द
common intention or in the prosecution of the common object without the common intention by the principal offender alone or accidentally. तो इसमें क्लियर दे रखा है कि विद द कॉमन इंटेंशन और प्रोसीक्यूशन द कॉमन ऑब्जेक्ट का फर्दरेंस में उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? 32 क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 8C वेयर द अक्यूज्ड हैड पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड दैट द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द विक्टिम्स इकोनॉमिक स्टेटस, victims caste and the tribal identity and victims education qualification, victims criminal and antecedents। ठीक है? तो उसको किस चीज की कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो अवेयर किसके बारे में है? विक्टिम्स की जो कास्ट है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसके बारे में वो क्या अवेयर है। ठीक है? 33 में क्या बोल रखा है? अंडर द सेक्शन 9 द पावर मे बी कन्फर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, स्पेशल कोर्ट बाय द रिटन ऑर्डर एंड हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन। तो जो सेक्शन 9 के अंदर जो पावर कन्फर की जाती है ना, वो कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट 34 में क्या बोल रखा है? विच आर द फॉलोइंग पर्सन सॉरी विच आर द फॉलोइंग पावर मे बी कन्फर्ड अंडर सेक्शन 9A। 9A के अंदर कौन-कौन सी पावर हमारी कन्फर्ड की जाती है? अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन द पर्सन बिफोर द स्पेशल कोर्ट, पावर रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन और द कॉपिंग विद ऑफेंस अंडर सेक्शन अंडर द एक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? तो ये सारी पावर क्या की जाती है उसके अंदर कन्फर की जाती है। जो भी ऑफिसर्स होता है अलग अलग पुलिस ऑफिसर, उसको सारी पावर जो पुलिस ऑफिसर की पावर होती है वो कन्फर की जाती है अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, प्रोसिक्यूशन करने की या कोई भी ऑफेंस को प्रिवेंट करने की। ठीक है? देखो 35 क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 9(2) ऑफिसर अपॉन whom the powers are conferred under section 9A shall be assisted by only police officer, only revenue officers, all officers of the police or other officers, all other officers of the government, only officer specially appointed by the high court। ठीक है? तो इसमें क्या बोल रखा है कि जब किसी पर्सन को पावर कन्फर की जा रही है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो सेकंड में क्या बोल रखे हैं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो गए या अदर ऑफिसर्स हो गए जिनको स्टेट जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है? वो सारे क्या करेंगे उसको असिस्ट करते हैं। तो ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस और ऑल अदर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट क्या करते हैं उसको असिस्ट करते हैं, जो भी वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।